हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पॉलिटी की श्रृंखला में हम 2 क्लासें पहले कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। पहले की क्लासों में हमने संविधान के कुछ बेसिक्स को समझा और एक बहुमत उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम प्रस्तावना की शुरुआत करेंगे। आइए पहले हम प्रस्तावना के कुछ इतिहास को समझ लेते हैं, फिर उस पर हम क्रम से आगे चर्चा करेंगे। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। इस मिशन के अनुसार हमारी संविधान सभा में कुल जो सदस्य संख्या होनी थी वो 389 मतलब 389 सदस्यों की सदस्य संख्या होनी थी। इसमें से जो 296 जो सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको मिलने थे। मतलब 296 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दी गई थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 93 सीटें 93 सीटें रियासतों को, जो जितनी भी देसी रियासतें थी उनको। देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। और जितने भी जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे या देसी रियासतें थीं उनको जो सीटें आवंटित की गई थी वो जनसंख्या के अनुपात में दी गई थी। मतलब प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनकी जो जनसंख्या थी उसको उसकी जनसंख्या को 10 लाख से डिवाइड करके जितनी भी संख्या निकल कर आई उतनी सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दे दी गई। देसी रियासतों की जो जनसंख्या थी उसके सदस्य उसकी सीटों को भी इसी प्रकार से निर्धारित किया गया था। और जो सीटें इन दोनों को जो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को दी गई थी, इनका निर्धारण 3 समुदायों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया था। मतलब सीटों को हमने 3 समुदायों में बांट दिया था उस समय। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो इसमें जितनी भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत की जो सीटें थीं उनको उनका वर्गीकरण हमने 3 समुदायों के हिसाब से कर लिया था, जिसमें मुस्लिम और सिख और सामान्य। अब सामान्य में कौन लोग आते हैं? मुस्लिम में तो मुस्लिम समुदाय पूरा आ गया। सिख समुदाय को पूरी तरह रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन सामान्य सामान्य एक ऐसा शब्द है कि जिसका हम सीधा सीधा अर्थ नहीं निकाल सकते। तो इसका अर्थ जो हुआ इसमें हो गया कि ऐसे समुदाय ऐसे समुदाय जो मुस्लिम और सिख नहीं थे, नहीं थे, वो सब आ गए सामान्य में। तो दोबारा देखते हैं। हमारी मतलब नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी सदस्य संख्या इतनी होनी थी, मतलब थी, हुई नहीं। 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। इस 389 में से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दे दी गई और 93 सीटें देसी रियासतों को दे दी गई। और जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को जो 296 जो सीटें दी गई थी उनका विभाजन हमने 3 समुदायों में कर लिया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम समुदाय पूरे मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने लगा जितने भी मुस्लिम ब्रिटिश भारतीय प्रांत में थे उस समय। सिख समुदाय के अंदर वो सीटें आ गई जो पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करती थी। सामान्य समुदाय के अंदर वो सभी लोग आ गए जो मुस्लिम और सिख नहीं थे। अब इनका जो चुनाव चयन था वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से इन सीटों का चयन किया गया था। लेकिन जो लोग देसी रियासतों का जो चयन था, देसी रियासतों के जो कुछ जो सीटें आवंटित की गई थी उनके प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया गया था। मतलब जो रियासतों के प्रमुख थे, रियासतों के प्रमुखों
प्रमुखों द्वारा नामित सदस्यों को उसमें चयन किया गया था। सदस्यों को चयन किया गया था। तो इस प्रकार हम क्या समझे कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके कुछ सदस्य तो चुनाव के द्वारा आए थे और कुछ सदस्य नामांकन के द्वारा आए थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह ना तो चुनाव के द्वारा बनी थी और ना ही पूरी तरह से नामांकित निकाय थी। वो चुनाव और नामांकित दोनों के द्वारा उसके सदस्यों का चुनाव हुआ था, इसलिए उसे चुनावी और नामांकित सदस्यों का निकाय कहा जा सकता है। ये आगे देखते हैं। अब जो हमारी संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। अब ये जो चुनाव हुआ इसमें हमारी जो कांग्रेस थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको 208 सीटें प्राप्त हुई थी। 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हो गई। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इसको हुई थी 73 सीटें प्राप्त, मतलब 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हो गई। और कुछ निर्दलीय लोग थे, जितने भी निर्दलीय सदस्य और कुछ छोटे दल थे, इन लोगों को 15 सीटें प्राप्त हो गई। और जो सीटें देसी रियासतों को जो आवंटित की गई थी वो पूरी भर भी नहीं पाई थी। तो इस लाइन को भी हम लिख लेते हैं। देसी रियासतों को आवंटित सीटें भर भी नहीं पाई। मतलब कि हमारी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, 389। 389 निर्धारित, उसमें देसी रियासतों को हमने 93 सीटों का आवंटन किया था और 296 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दी गई थी। फिर उस पर चुनाव हुआ। जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली और मुस्लिम लीग ने 73, और जो निर्दलीय सदस्य व छोटे दल थे उन्हें 15 सीटें आवंटित, मतलब सीटें प्राप्त हो गई चुनाव में, उन्होंने जीत ली। लेकिन देसी रियासतों को जितनी भी सीटें आवंटित की गई थी वो भर भी नहीं पाई थी, मतलब उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहा, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय ले लिया था। इस कारण उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया और उनकी सीटें भर नहीं पाई। फिर वो दिन आता है जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। वो दिन था 9 दिसंबर 1946। तो ये डेट थोड़ी इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक। ये बैठक कहाँ हुई थी? जो हमारा वर्तमान संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में इस बैठक का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखने वाली है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सभा के स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को जब अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब इनके अध्यक्ष पद के चुनाव के ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसे रेड कलर से लिख रहा हूँ। 13 दिसंबर 1946 इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर इन्होंने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। तो लिख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और ये 22 जनवरी 1947 मतलब 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिल गई, मतलब इसे पास कर दिया गया, स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जैसे संविधान सभा ने पारित कर दिया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना बना। मतलब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को हमारी संविधान सभा में आगे चलकर शामिल कर लिया गया प्रस्तावना के रूप में। तो इस जो प्रस्तावना है इसके द्वारा हमारे संपूर्ण संविधान का दर्शन प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है जो हमारे संविधान का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करती है। तो ये चीज हम समझ गए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, वही वर्तमान में विकसित होकर हमारी हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना बना है। यहाँ 1-2 फैक्ट और हैं जो हम देख लेते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है इसकी जो संकल्पना है, तो इसे हम लिए प्रस्तावना ना की जो संकल्पना है, प्रस्तावना की संकल्पना, इसे हमने यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है। मतलब भारत ने जो प्रस्तावना की संकल्पना जो प्रस्तावना ली है वो अमेरिका के संविधान से ली है,
और जो भाषा और उसकी विषय वस्तु है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। विषय वस्तु इसकी जो विषय वस्तु है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही हमारे संविधान की वर्तमान में प्रस्तावना है। उसका ही विकसित रूप वर्तमान में हमारी प्रस्तावना बनकर हमारे सामने आया है, जो हमारे संविधान का संपूर्ण दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और इस जो प्रस्तावना की जो संकल्पना है उसे हमने यूएसए से लिया था। मतलब यूएसए की जो संकल्पना, यूएसए की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी के आधार पर हमने अपने देश की संविधान की प्रस्तावना को विकसित किया है। और इसकी जो विषय वस्तु, मतलब इसके अंदर जो कुछ पाया जाता है उसकी जो विषय वस्तु उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब आइए ये सब चीज़ देखते हैं कि ये सब क्या है। हम हेडिंग देते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातें। अब इसे हम 3 पार्ट में बांटेंगे। फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शासन शक्ति का स्रोत। शासन शक्ति का स्रोत। दूसरा आएगा शासन शक्ति का स्वरूप। तो शासन शक्ति का स्वरूप। और इसका जो तीसरा जो होगा उसमें देख लेते हैं शासन शक्ति का उद्देश्य। शासन शक्ति का उद्देश्य। तो अब हम इन तीनों को समझेंगे कि शासन शक्ति का स्रोत क्या है प्रस्तावना के अनुसार, शासन शक्ति का स्वरूप क्या है और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। इन तीनों का जो वर्णन है वो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार हम यहाँ पे इसका देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना क्या है। पहले हम एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। ये है हमारी संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में प्रियम्बल और उद्देश्य का भी कह देते हैं। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। कौन? भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो जो शासन शक्ति का स्रोत हुआ वो कौन हुआ? भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इसमें शासन शक्ति का स्वरूप क्या हो रहा है वो देखना समझना है पहले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कौन लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। तो शासन शक्ति का स्रोत कौन हो गए? भारत के लोग। ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई कि संविधान जो शक्ति, शासन शक्ति का जो स्रोत है वो है भारत के लोग, यानी भारत की जनता। दूसरा हमने वहाँ फैक्ट लिखा था शासन शक्ति का स्वरूप। अब शासन शक्ति का स्वरूप क्या है? इसमें दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारा जो शासन होगा वो पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न होगा। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होंगे, समाजवादी होंगे, पंथनिरपेक्ष होंगे, लोकतंत्र होगा हमारा देश, और गणराज्य होगा। तो ये 5 हो गए। हम भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, आप सब जानते हैं। समाजवादी देश है, पंथनिरपेक्षता की विचारधारा को धारण करने वाला देश है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। गणराज्य का अर्थ होता है कि जिस देश का जो सर्वोच्च पद है, मतलब कि राष्ट्रपति, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित हो, वैसा देश गणराज्य कहलाता है। जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है, तो वो राजतंत्र है, वो गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो वो भी है, लेकिन वो राजतंत्र है, गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, तो भारत जो है वो गणराज्य है, लोकतंत्र होने के साथ साथ गणराज्य है। तो देखा, शासन शक्ति का जो स्वरूप है वो हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब शासन शक्ति का उद्देश्य हम देखते हैं। उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला उद्देश्य हो गया न्याय प्रदान करना। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार का जो न्याय है वो हमारी उद्देश्य का द्वारा प्रदान किया गया? वो है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर दूसरा उद्देश्य हो गया स्वतंत्रता। अब हमारे संवैधानिक उद्देश्य का द्वारा हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1, 2, 3, 4 और 5। हमारी जो उद्देशिका है वो हमें 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब तीसरा जो हो गया वो है समता। तो हमारी उद्देशिका हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी प्रदान करती है, और इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो एक जो हो गया, जो शासन शक्ति का उद्देश्य है कि वो राष्ट्र में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगी, और साथ ही बंधुत्व, जो बंधुता है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो हमारी जो शासन शक्ति का उद्देश्य में क्या क्या चीज़ आ गया? पहला न्याय आ गया कि उद्देश्य न्याय होगा। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता होगी। तीसरा उद्देश्य जो हो गया वो समानता होगी। चौथा उद्देश्य होगा व्यक्ति की गरिमा, ये दिया हुआ है इसमें, व्यक्ति की गरिमा, मतलब ये भी हमारी जो संविधान है उसका उद्देश्य है कि वो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे। और चौथा हो गया एकता और अखंडता, और फिर हो गया बंधुता। तो इस प्रकार उद्देश्य में हो गया न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुत्व। इन सब को प्राप्त करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो हमने क्या देखा? शासन शक्ति का स्रोत क्या हुआ? जनता। शासन शक्ति का स्वरूप क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या हुआ? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। तो ये सब चीज़ हमने देख ली। हमारी इस उद्देशिका में एक चीज़ का उल्लेख और किया गया है, वो है इस तारीख का। तो हमें ये तारीख भी याद रखनी है, क्योंकि इस तारीख के से हमें पता चलता है कि हमने जो संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था वो तारीख क्या थी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने अपने संविधान को स्वीकार कर लिया था इस प्रस्तावना के अनुसार। आइए अब इन सब चीज़ों को लिखते हैं।
हम सब चीज़ समझ चुके हैं, अब हमें लिखना है। तो शासन शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? हमारी उद्देशिका में शासन शक्ति का स्रोत बताया गया है जनता को, मतलब भारत की जो जनता है, लिखा हुआ था हम भारत के लोग, तो जनता जो ही वो ही शासन शक्ति का स्रोत। अब हमें शासन शक्ति का स्वरूप देखना है, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। तो स्वरूप में कौन कौन सी चीज़ें हमने बताई थी? एक पहली थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा हमने बताया था समाजवादी। तीसरा बताया था पंथ निरपेक्ष। चौथा हमने बताया था लोकतंत्रात्मक। और पांचवा बताया था गणराज्य। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन शक्ति का स्वरूप ये है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब इसमें शासन शक्ति का उद्देश्य जो भी हमारी प्रस्तावना के अनुसार हमें बताया गया है, पहला उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता। तीसरा उद्देश्य है समानता। चौथा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। अगला है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। अंतिम है बंधुता। तो इन सब चीज़ों को देखा हमने। शासन शक्ति का स्रोत क्या है, शासन शक्ति का स्वरूप क्या है, शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। शासन शक्ति का स्रोत हो गया जनता, शासन शक्ति का स्वरूप हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शासन शक्ति का उद्देश्य हो गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता। ये सब चीज़ शासन शक्ति का उद्देश्य हो गया। अब यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, जो हमने बताया है कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है। इसका अर्थ जो अर्थ हुआ वो हुआ लोक प्रभुता। लोक प्रभुता। लोक प्रभुता। थोड़ा इस विचार को हम थोड़ा सा संक्षेप में अभी समझ लेते हैं। ये जो विचार है वो रूसों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो एक फ्रांस का एक विचारक था। तो इसे हम लिख देते हैं रूसों द्वारा प्रतिपादित। रूसों द्वारा प्रतिपादित विचार। रूसो कहाँ का विचारक था? फ्रांस का। इसने लोक प्रभुता के बारे में विचार दिया। वो विचार था जो कि उसकी भाषा में है, उसे हम लिखेंगे थोड़ा सा। वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। इसका इंग्लिश में जो अर्थ होता है, ये फ्रेंच भाषा है, इसका होता है वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस ऑफ पीपल इज ऑफ गॉड। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो लोक प्रभुता का जो विचार था वो रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और उसने इस विचार को बोला था वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, मतलब वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, मतलब जनता की जो वाणी है वो ईश्वर की वाणी है। अब थोड़ा सा
एक हम हेडलाइन देते हैं, क्यों प्रस्तावना में लोक प्रभुता मानी जाएगी। क्यों प्रस्तावना में लोक प्रभुता मानी जाएगी। क्यों प्रस्तावना में लोक प्रभुता मानी जाएगी, इसे हम समझेंगे अभी। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने उद्देशिका को पढ़ा था और उसे समझा था, तो हमने की बताई थी, उद्देशिका में एक लाइन लिखी हुई थी, हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। शुरुआत यहीं से हुई थी और इसमें जो इसका अंत हुआ था वो हुआ था, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। करते हैं। तो किसने इस उद्देशिका को या इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? हम भारत के लोगों ने। हमने इसे अंगीकृत किया। अंगीकृत करने का अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया हमने इसे स्वीकार किया। अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना, लागू करना। और आत्मार्पित का अर्थ होता है अपने आप को सौंपना, अपने आप को सौंपना। तो किसने इस संविधान को स्वीकार किया, किसने लागू किया, किसने इसे खुद को सौंपा? वो सब कौन है? हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोगों ने अपने आप को, जो संविधान बनाया उसे खुद हमने बनाया, खुद ही उसे स्वीकार किया, खुद को ही लागू किया और खुद को ही उसे सौंपा। तो इससे ये होता है कि भारत एक लोक प्रभु देश है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया, लोगों ने ही उसे स्वीकार किया, लोगों ने ही उसे अधिनियमित किया, लोगों ने ही उसे आत्मार्पित किया। तो सारा काम जो किया गया वो लोगों के द्वारा ही किया गया, मतलब हमारे भारत की जनता के द्वारा ही किया गया। अब इसमें एक सवाल और निकलकर सामने आता है, वो ये है कि क्या भारत प्रत्यक्षता लोक प्रभुता को मान्यता देता है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसके बाद उसे समझ लेंगे। पहले लिखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान, भारत का संविधान प्रत्यक्षता लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग नहीं करता। लेकिन भारत का संविधान लोक प्रभुता को मान्यता देता है, मान्यता देता है। और भारत में लोक अर्थात जनता ही प्रभु है, या लिख सकते हैं, या जनता ही सर्वोच्च है।
तो समझा कि भारत का जो हमारा संविधान है प्रत्यक्षतः लोक प्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता है, मतलब उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत का संविधान लोक प्रभु है। लेकिन हमारा संविधान जो है वो लोक प्रभुता को मान्यता देता है, क्योंकि भारत में लोक ही प्रभु है। संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले देख चुके हैं कि हम भारत के लोग, तो उससे अर्थ यही निकलता है कि भारत में जो लोग हैं, मतलब जो जनता है, वो सर्वोच्च है। ये एक कथन लिखते हैं जो कि हम कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें प्रयोग किया जा सकता है, या उस कथन पर सीधे सीधे प्रश्न भी आता है। एक विद्वान हुए हैं केसी वियर। केसी वियर, इनका एक कथन है, इसे हम नोट करेंगे। लोक प्रभुता भारतीय संविधान में भ्रम है। लोक प्रभुता भारतीय संविधान में भ्रम है। मतलब हमारे संविधान के द्वारा जो लोक प्रभुता हमारे लिए दी गई है, मतलब भारत के संविधान में बताया गया है कि भारत की जनता ही सर्वोच्च है। वो केसी वियर जो कि जो एक पश्चिम के विद्वान हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि लोक प्रभुता भारतीय संविधान में जो प्रदान की गई वो एक भ्रम है, मतलब वो ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक नाटक है। लोक प्रभुता वगैरह जैसी कोई चीज़ भारत के संविधान में नहीं पाई जाती। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में बनते हैं। आइए एक प्रश्न लिखते हैं और उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, उस प्रश्न के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। नोट कीजिए साथ के साथ। भारत के संविधान में लोक प्रभुता भ्रम है। लोक प्रभुता भ्रम है। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। अब ये जो प्रश्न बना है वो सीधा सीधा इनके कथन से बना हुआ है, केसी वियर के कथन से बना हुआ प्रश्न है कि लोक प्रभुता भारत के संविधान में भ्रम है। अब इस आंसर को हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें जानना है इसमें कि ऐसा क्यों है, क्यों ये कथन कहा गया है कि लोक प्रभुता भारत के संविधान में भ्रम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्यों, और फिर दूसरा लिखेंगे अपना मत। अपना मत कि हमारी राय क्या है, कि ये कथन सही है गलत है, जो भी हमें लगता है वो हम इसमें लिखेंगे। ये होगी फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हमारी जो संविधान का निर्माण है, मतलब जो संविधान है हमारा, उसका जो निर्माण है वो हमने कैसे किया। संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान सभा जो था उसका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और इस निर्वाचन में जो निर्वाचन किया गया था वो क्या किया गया था, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुनाव किया गया था इनका। मतलब जो निर्वाचन हुआ था उसमें जो मत डालने का अधिकार था वो प्रांतीय विधानसभा को था। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुनाव। अब चुनाव के जो मतदान के अधिकार का आधार था उसे हमने दो आधारों पर जनता को दिया था। जब हमने संविधान सभा को चुना था उस समय इसका जो आधार था, मतलब मतदान का अधिकार, उसके हमने दो आधार थे। एक तो था शिक्षा और दूसरा था संपत्ति। तो इस आधार पर लोगों को
वोट डालने का अधिकार था, और शिक्षित और जिनके पास संपत्ति थी, ऐसे लोग भारत की जनता में सिर्फ 10% लोग थे कुल जनसंख्या के। जनसंख्या कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से जो केसी वीर का जो कथन है कि लोकप्रियता भारतीय संविधान में भ्रम है, उसका कारण ये है कि भारत की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया था, वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनी गई थी। और अप्रत्यक्ष मतदान में जिन लोगों को मतदान का अधिकार था, वो भारत की कुल जनता के सिर्फ 10% लोग थे। मतलब कि उनके कहने का सीधा सा अर्थ था कि भारत की जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, वो जनता की इच्छा के आधार पर नहीं हुआ था, भारत की जनता के द्वारा उसका चुनाव नहीं किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने भारत में जो लोक प्रभुता है उसे भ्रम बताया है। कारण हम सबने देख ही लिया कि उनका जो तर्क था वो क्या था, कि भारत की संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हुआ था। अप्रत्यक्ष मतदान में मात्र सिर्फ हमारे देश के 10% लोगों ने भाग लिया था। तो जब 10% लोगों ने ही सिर्फ संविधान सभा को चुना था, बाकी 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा को नहीं चुना, तो फिर उन लोगों की आवाज़ संविधान सभा कैसे हो सकती है। इस कारण से केसी वीर ने भारत की संविधान सभा को, तो संविधान सभा में जो लोक प्रभुता के बारे में जो चर्चा की गई कि भारत का संविधान एक लोक प्रभुता से संपन्न संविधान है, उसे एक भ्रम बताया है। अब हम इस पर अपना मत रखते हैं, और हमें अपने मत में जो केसी वीर का ये मत है इसे खारिज करना है, तभी हमारे एग्जाम की डिमांड पूरी होगी। हाँ, हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है। एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो फिर हमें अपने संविधान को सर्वोच्च दिखाना है। और है भी, बात भी वही है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, जहाँ पे लोक प्रभुता पाई जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि केसी वीर का विचार सही नहीं है, हम सीधा सीधा लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहेंगे कि भारत के संविधान को लोक प्रभुता पर आधारित माना जा सकता है, और इसके कुछ कारण हम देंगे। तो इसमें हम पहला जो कारण देंगे वो हमारा निकल कर आएगा कि भारत के संविधान लागू होने के पश्चात 1952 में हमारे पहले आम चुनाव हुए थे। तो 1952 में जब हमारे पहले आम चुनाव हुए, पहले आम चुनाव जब कराए गए थे, उनका जो आधार था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो 1952 हुए पहले आम चुनावों में जो मतदान का अधिकार था वो सभी को, जितने भी वयस्क लोग थे उन सभी को प्राप्त था। और इस चुनाव में संविधान के अधिकांश सदस्य, जिन्होंने जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे, वो अधिकांश सदस्य इस सभा में उम्मीदवार के रूप में थे। जब पहले जो चुनाव हुए थे तो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनमें अधिकांश सदस्यों ने इस चुनाव में भाग लिया था। और जितने लोगों ने भाग लिया था उनमें से अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी, और वो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। तो इन सब चीज़ों से क्या प्रदर्शित होता है कि अगर हम चुनाव पहले कराते, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हम अपने संविधान सभा का चुनाव करते, तो उस चुनाव में भी वही लोग थे जो कि 1952 के चुनाव में जो लोग लड़े थे, मतलब जिन्होंने चुनाव लड़ा था 1952 में, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अधिकांश सदस्य उसमें थे। तो संविधान सभा के लिए अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाए तब भी वही लोग जीत के आते, क्योंकि 1952 के जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। तो इससे सीधा सा अर्थ होता है कि जो लोग संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे, भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। और जब वो प्रतिनिधि थे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि ये हमने 1952 के आम चुनाव में देख लिया। अगर हाँ उनमें से वो लोग नहीं जीतते और पूरी संविधान सभा के खिलाफ जो दूसरे जो अपोजिट लीडर्स थे वो खड़े होते और वो जीत जाते, तो हम कह सकते थे कि जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते थे, और भारतीय संविधान की जो लोक प्रभुता है वो एक भ्रम है। लेकिन हमारे 1952 के चुनाव ने ये निर्धारित कर दिया कि जो भी लोग थे, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। और इसलिए भारतीय संविधान में पाए जाने वाला शब्द जो कि लोक प्रभुता है, जो हमारे संविधान जो लोकप्रियता प्रदान करता है, वो एक भ्रम नहीं है, और केसी वीर का कथन यह खारिज कर दिया जाता है। और एक चीज़ और है कि जो हमारे संविधान में है
वो है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। हमारा संविधान लोकतंत्र को अपनाता है, लोकतंत्र को अपनाया गया है। और ये लोकतंत्र तभी संभव हो सकता है जब लोकप्रियता हो, तो जो लोकप्रियता के बिना संभव नहीं है। के बिना संभव नहीं है। तो हमने समझ लिया, इस पूरे क्वेश्चन की हमने ड्राफ्टिंग कर ली, और इसे अगर लिखने की प्रयास करें तो ठीक रहेगा। और क्वेश्चन जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते कि लिखना कैसा है। ये हेजिटेशन हमको निकालनी पड़ेगी और क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को लिखिएगा कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता भ्रम है। हमने पूरा समझा कि भ्रम क्यों कहा केसी बियर ने। ये भी लिख देना है कि केसी बियर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता भ्रम है, और उसका रीजन बता देना है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हुआ था, और इसमें कुल भारत की 10% जनसंख्या के द्वारा ही मतदान किया गया था। इस वजह से केसी बियर ने इसे लोक प्रभुता का भ्रम बताया है। फिर हमें अपना तर्क दे देना है कि नहीं, केसी बियर का तर्क गलत है, क्योंकि संविधान बनने के बाद जब 1952 में हमारे पहले चुनाव हुए थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर थे, जिसमें अधिकांश भारतीय जनता के जो संविधान सभा के सदस्य थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो चुनाव जीत कर आए थे, और भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो जो कि सीधा सीधा दिखता है कि वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से हमें इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। तो हमने जो देखा, इसमें हमने क्या देख लिया, पहला हो गया लोकप्रियता। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो शासन शक्ति का स्वरूप। अब हम इसे शुरुआत करेंगे शासन शक्ति का स्वरूप। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, शासन शक्ति का स्वरूप। शासन शक्ति का स्वरूप। तो शासन शक्ति के स्वरूप में हमने सबसे पहले क्या लिखवाया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, इसका तात्पर्य होता है एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। तो क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। वो आंतरिक मामले क्या होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, और बाह्य मामले में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, विदेश नीति। ऐसा कोई देश जो इन सब में राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले और विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की जो भी देश शक्ति रखता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक प्रश्न लिखते हैं, एक प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न है, भूमंडलीकरण के दौर में
संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक अप्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए। कल हम इस क्वेश्चन से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।